जादुई पेड़ की जादुई ड्रेस। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के झुंझुनू नामक छोटे से गांव की, जहां बिंदु नाम की लड़की रहा करती थी। बिंदु हमेशा से ही सच सवर कर रहा करती थी। अपनी गरीबी को देखते हुए और अपने इंटरेस्ट को भी साथ में रखते हुए बिंदु एक ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लेती है। बिंदु को हमेशा ही अपने आप को अच्छा दिखाने का शौक रहता था, जिस वजह से बिंदु कुछ समय पहले एक सीसी क्रीम लगाई थी जो एक्सपायर हो रखी थी। बिंदु गरीब थी, उसने अनजाने में बाजार से सीसी क्रीम सस्ते रेट पर खरीदी और अपने चेहरे पर लगाई, जिस वजह से उसके चेहरे पर बहुत सूजन आ जाती है और कुछ दिनों बाद जब सूजन ठीक होती है तो उसके चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं। बिंदु जिस ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, वहाँ से उसे बहुत कम पैसे मिला करते थे। बिंदु गरीब होने की वजह से अपनी सैलरी बचा कर रखती थी और अपना रास्ता पैदल ही निकाल लिया करती थी। कभी कभी पैदल आते आते बिंदु अपने पार्लर में पहुँचने में लेट हो जाया करती थी और ये बात उसकी मालकिन को फूटी आंख नहीं पसंद थी। एक दिन की बात है जब बिंदु की ब्यूटी पार्लर में उसकी बहुत पुरानी स्कूलमेट आरुषि आती है और बिंदु से कहती है, अरे तुमने ये ब्यूटी पार्लर ज्वाइन कर लिया है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुमसे बहुत सालों बाद मिली हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे मिलती रहा करूँगी क्योंकि मैं इस ब्यूटी पार्लर में आती रहती हूँ। अब जब तुम मेरे ब्यूटी पार्लर में आ ही गई हो तो मैं अपनी मालकिन से कहकर तुम्हें अच्छा डिस्काउंट दिलवाऊंगी क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। अरे कोई बात नहीं बिंदु, तुम मुझे मिल गई इतने सालों बाद, इससे अच्छा क्या होगा। तुम्हें पता है आज मेरी एंगेजमेंट है और मैं सभी दोस्त को इनवाइट कर चुकी हूँ। सभी दोस्त आएंगे तो तुम भी आना, ठीक है? आरुषि की बातें सुनकर बिंदु बहुत खुश होती है और इस पर अपनी बात कहकर अपने घर की तरफ चली जाती है। बिंदु भी शाम तक अपने पार्लर से फ्री होकर घर पहुँचती है और घर जाकर तैयार होती है और रात होते ही आरुषि के एंगेजमेंट में पहुंच जाती है। आरुषि की एंगेजमेंट में पहुंचकर बिंदु देखती है कि सभी लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। सभी की ड्रेस बहुत अच्छी चमचमा रही होती है और बिंदु अपनी गरीबी में साधारण से कपड़े पहनकर जाती है क्योंकि उसके पास इतने महंगे और अच्छे कपड़े नहीं होते, जिस वजह से वो सबसे हटकर दिख रही होती है। बिंदु की साधारण ड्रेस देखकर पार्टी में आई लड़कियां हैरान हो जाती है और बिंदु की स्कूलमेट प्रिया आती है और कहती है, अरे तुमने तो आरुषि की एंगेजमेंट ही खराब कर दी। तुम्हारे साधारण से कपड़े तुम्हें आज के दिन ही पहनने को मिले थे। क्या तुम अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आ सकती थी? तुम तो हम सबकी बेइज्जती करवा रही हो। चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारे कपड़े यहाँ शोभा नहीं दे रहे। अरे मैंने ऐसा क्या पहन लिया जो तुम मेरा इतना मजाक बना रही हो? तुम तो मुझे शुरुआत से जानती हो, मैं खुद ही मेहनत करके अपना गुजारा कर रही हूँ। मैं जिस तरह से आ सकती थी मैं वैसे आई हूँ। अगर तुम सबको मैं इतनी बुरी लग रही हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे जा जा, बस सूरत से शक्ल की, हमें तो तुझे देख कर डर लग रहा है। बिंदु सबकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। बिंदु अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन क्या आप मेरे लिए एक मदद कर सकती हैं? आप अपनी किसी ट्रीटमेंट से मेरी स्किन ठीक कर दो क्योंकि लोग मुझे ताने सुना सुना कर बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। मेरे पास जैसे ही पैसे होंगे मैं आपको अपनी सैलरी से पैसे कटवाती रहूंगी और बहुत जल्द मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी। अरे बिंदु कैसी बातें कर रही है? तुझे कहाँ जाना है? तुझे तो इसी पार्लर में रहना है। और फिर रही बात लोगों की, तो तू लोगों के सामने जाती ही क्यों है? और वैसे भी पार्लर के किसी भी ट्रीटमेंट में खर्चा तो तुझे पता ही है। इतने पैसे तो तू कमाती भी नहीं है, तो तू देगी कहाँ से? बिंदु की मालकिन बात को टाल मटोल कर उसे मना कर देती है। दिन पर दिन बिंदु की स्किन डार्क होती चली जाती है। बिंदु अपनी स्किन देखकर ही डर जाती है और वो कुछ दिन पार्लर जाना बंद कर देती है। लेकिन एक दिन, अगर मैं पार्लर नहीं जाऊंगी तो मालकिन मुझे काम से निकाल देगी और फिर ये 2 वक्त की रोटी खाना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बिंदु वापस से हिम्मत बांधकर पार्लर में काम करने जाती है और अपना मुंह पूरा ढककर पार्लर में काम करती है। लेकिन एक दिन बिंदु को ऐसे पूरा मुंह ढककर काम करता हुआ देखकर एक कस्टमर कहती है, तेरी शक्ल तो बंद ही ठीक है, वरना अच्छे खासे लोग भी यहाँ टिक नहीं पाएंगे। तुझे इस पार्लर को छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना ये पार्लर भी एक दिन बंद हो जाएगा।
कस्टमर की ये बातें सुनकर बिंदु रोते हुए सारा काम छोड़कर पार्लर से बाहर भागने लगती है। बिंदु वहीं बीच रास्ते में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बिंदु के चेहरे को देखकर कोई भी उसकी मदद नहीं करता और वहीं बिंदु बेहोश पड़ी रहती है कि तभी रास्ते से गुजर रही नीली परी की नजर बिंदु पर जाती है और वो बिंदु के पास बैठकर अपने जादू से बिंदु को होश में वापस लाती है। तभी बिंदु कहती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मुझे तो पार्लर में होना चाहिए, मैं चलती हूँ। बिंदु, तुम कहीं नहीं जा रही, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर परी बिंदु को अपने साथ जंगल ले जाती है जहाँ जादुई पेड़ होता है जिस पर बहुत अच्छी क्वालिटी की ड्रेस लटकी होती है। ये ड्रेस इस पेड़ पर क्या कर रही है? मैं जादुई परी हूँ और ये जादुई ड्रेस है। इस पर लगी जादुई ड्रेस तुम अपने लिए पसंद कर लो। ये जादुई ड्रेस तुम्हारे पहनती ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगी। तुम चाहो तो इससे तुम अपनी स्किन भी ठीक कर सकती हो। परी की बातें सुनकर बिंदु वो ड्रेस पहनती है और कहती है, हे जादुई ड्रेस, मेरी स्किन बहुत अच्छी और सॉफ्ट बना दो ताकि लोग मुझसे प्यार करें। वो ड्रेस पहनती ही बिंदु की त्वचा बहुत सॉफ्ट और सुंदर हो जाती है। बिंदु अपना चेहरा पास में बहती हुई नदी में देखती है तो वो अपने आप को देखकर हैरान रह जाती है। वो बहुत सुंदर दिख रही होती है। बिंदु उस जादुई ड्रेस से बहुत खुश होती है और तभी परी से कहती है, थैंक यू सो मच जादुई परी जी। आज से पहले लोग मुझसे घिन करते थे, अब लोग मुझे प्यार करेंगे। आज आप ना होते तो मेरे को लोग परेशान कर देते और शायद मैं अपने आप से घिन करने लगती, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर बिंदु अपने घर आ जाती है और परी अपने परीलोक चली जाती है। बिंदु अपनी जादुई ड्रेस से अपनी मनचाही चीज मांगती है और खूब मजे करती है। बिंदु अपने लिए अपना खुद का घर बनवाती है और उसमें चैन और आराम की जिंदगी जीती है। बिंदु अपने ब्यूटी पार्लर को अब टाटा बाय बाय कर देती है क्योंकि अब उसकी जिंदगी में जादुई ड्रेस आ जाती है जो उसकी देखरेख करती है और उसकी हर इच्छा को पूरी भी करती है। अब बिंदु के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अब सभी लोग बिंदु से बहुत प्यार करते थे और सभी उससे मिलना पसंद करते थे और उसके घर आना भी पसंद करते थे। धीरे धीरे बिंदु भी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है। बिंदु की मालकिन बिंदु की बढ़ोतरी देखकर उसे जलने लगती है, लेकिन बिंदु की मालकिन को अंदाजा हो जाता है कि वो बिंदु का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और बिंदु पहले से बहुत सुंदर दिखती है, जिस वजह से लड़कियां बिंदु की दोस्त बनने की कोशिश करती है और उसके साथ रहना पसंद करती है। केशवपुर नामक गांव में सीता अपनी 2 बेटियां नेहा और सुधा के साथ रहा करती थी। सीता के पति रमेश का बहुत समय पहले ही देहांत हो गया था। इसके बाद सीता अपनी दोनों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए अपना खुद का सिलाई का काम घर में डाल लेती है और रात दिन सिलाई करके अपनी बेटियों के लिए 4 पैसे जोड़ लेती है ताकि वो उन्हें पढ़ा लिखा सके। नेहा बड़ी होने के साथ साथ एक समझदार लड़की भी थी जिसे अपने घर के हालत के बारे में पता था, जिस कारण वो अपनी माँ के साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। और वहीं दूसरी तरफ सुधा एक नासमझ और बिगड़ैल लड़की थी जो कभी अपनी माँ के काम में हाथ तो दूर की बात है उनके पास बैठना तक पसंद नहीं करती थी। उसको हमेशा अपने आप से ही मतलब होता था। वो अपनी बड़ी बहन की इज्जत नहीं करती थी, जिसके चलते नेहा और उसकी माँ सीता दोनों ही सुधा से परेशान हो जाती हैं। माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं गिफ्ट लेकर जाऊंगी। बेटा, ये पार्टी वार्टी करना कब छोड़ेगी? अब तो बड़ी हो गई है और समझदार भी। देख अपनी बड़ी बहन को, घर के हालातों को समझती है, साथ ही वो बड़ों की इज्जत करती है। और तू है कि दोस्तों को कभी गिफ्ट देना है, कभी पार्टी करनी है। इन सब से काम नहीं होगा बेटा, और न ही हमारे घर का गुजारा हो पाएगा। अगर तू इसी तरह करती रहेगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। माँ, आपको क्या पता एंजॉय करना किसे कहते हैं? मेरे 4 दोस्त हैं, मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उनके साथ घूमना फिरना पसंद करती हूँ। अगर आपको ये भी हजम नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ। आप दोनों ने तो मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है।
वो एक बड़ी बहन बनी फिरती रहती है जो मुझे हमेशा ज्ञान देती रहती है, और एक आप जो मुझे कभी भी पैसे नहीं देती हो। देख बेटा, अगर संभल कर चलोगी तो हमारा घर चलने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर इसी तरीके से फिजूल खर्ची करती रहोगी तो तेरी माँ तुम दोनों के लिए पैसे इकट्ठे करते करते शायद एक दिन इस दुनिया से चली जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं किस जन्म में अकल आएगी, तुम कुछ समझती ही नहीं हो। हे भगवान, इस घर में हमेशा ही रोना लगा रहता है। मैं बहुत जल्दी घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए जी जान लगाकर सब कुछ लाती है, और एक माँ आप है जिसने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। सुधा, तुम छोटी हो, सोच समझकर बोलो कि तुम क्या बोली जा रही हो। माँ ने जो भी आज तक हमारे लिए किया है वो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। वो लोगों से लड़कर हमें इतने अच्छे से रख रही है। तुम्हें पता भी है सिंगल पेरेंट्स बनना कितना मुश्किल है। भगवान ना करे तुम्हें ये दिन देखना पड़े, लेकिन अगर तुम्हें ये दिन देखने मिले तो तुम्हें अकल आ जाएगी। इस तरह सभी एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और नेहा अपनी छोटी बहन को समझाती है, लेकिन सुधा तो हमेशा ही अपनी ही धुन में रहती है, जिसे कभी भी कुछ समझ नहीं आता और ना ही वो समझना चाहती है। सारी बातें हो जाने के बाद सुधा वहाँ से चली जाती है और फिर जैसे तैसे अपने दोस्तों के साथ जाकर पार्टी मना लेती है। और अचानक रात में सीता की तबीयत खराब हो जाती है। तभी फौरन ही नेहा अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँचती है। वहाँ जाकर अपनी माँ को भर्ती करती है, जहाँ भर्ती होने के बाद डॉक्टर बहुत महंगा इलाज बताते हैं और नेहा अपनी माँ को अच्छा देखने के लिए तुरंत इतने पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन नेहा अस्पताल से बाहर निकलती है तो अपने आप से बात कर रही होती है। अब मैं क्या करूंगी? मेरी माँ तो बहुत बीमार है और मेरी बहन को इस बात की खबर तक नहीं। वो तो आराम से पार्टी कर रही होगी। हे भगवान, मैंने इतनी बड़ी रकम के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन इतना महंगा इलाज मैं कैसे करवाऊंगी? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। नेहा ये सारी बातें अपने आप से बोल रही होती है कि तभी उसे रास्ते में सुधा जाती हुई दिखती है। वो तुरंत ही सुधा को रोककर सब कुछ बताती है, लेकिन सुधा को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा का ऐसा बिहेवियर देखकर नेहा उससे कहती है, सुधा, तेरे महंगे महंगे खर्चे की वजह से माँ हमेशा तुझे पैसे देती रही और तू उन पैसों को उड़ाती रही। तूने आज तक कभी भी उन पैसों को बचाकर संभाल कर रखना नहीं चाहा, वरना आज हमारे पास अपनी माँ को अच्छा ट्रीटमेंट दिलाने के लिए पैसे भी होते और हमें कोई चिंता भी नहीं होती। लेकिन तू हमेशा से एक बिगड़ैल लड़की रही। तेरी वजह से आज माँ हॉस्पिटल तक आ गई। अब तो हमारी जान लेकर ही पीछा छोड़ेगी। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेरे ही खर्चे नहीं, रोटी तो तू भी खाती है। और हाँ, मुझसे तमीज से बात करना शुरू कर दे, वरना मैं तेरी हड्डी पसलियां एक कर दूंगी। बाहर तो मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, और जा अपनी माँ को अच्छे से संभाल कर रख। नेहा अपनी बहन का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। नेहा हमेशा से अपनी बहन को सही शिक्षा देती रही, लेकिन सुधा हमेशा से ही उसकी अच्छी बातों को इग्नोर करती रही। नेहा अपनी बहन की सारी बातें सुनकर चूर चूर हो जाती है और एक नदी के पास जाकर जोर जोर से बैठकर रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। मेरी छोटी बहन तो मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे मैं उसकी बहन नहीं लगती। और तो और अब मैं माँ का इलाज कैसे कराऊं? मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं। सारे पैसे तो वो सुधा ने उड़ा दिए। सुधा को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई पड़ोसन हो। वो तो कहीं से मेरी सगी बहन लग ही नहीं रही थी। और आखिरकार उसने माँ से मिलने के लिए एक बार पूछा तक नहीं और वो सीधी चली गई। आखिरकार एक बेटी अपनी माँ के लिए इतनी ज्यादा बेकार कैसे हो सकती है? नेहा वहाँ जोर जोर से रो रही होती है कि तभी उसे नदी में से एक आवाज सुनाई देती है। आ जाओ इस नदी में, मैं तुम्हें नदी के 2 जादुई सोने और चांदी के लहंगों के घर में ले जाना चाहती हूँ। नेहा कुछ समझ नहीं पाती और वो नदी के साथ चलने के लिए हाँ कह देती है। तभी नदी अपने साथ नेहा को अपने जादुई सोने और चांदी के लहंगों के घरों में ले जाती है। वहाँ पहुंचकर नेहा का मन हल्का हो जाता है और नेहा दोनों लहंगों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उनमें से सोने का लहंगा कहता है, तुम सोने के लहंगे में आ जाओ, तुम्हें इस लहंगे में दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी और तुम चाहो तो तुम आजमा कर देख लो, तुम्हें यहाँ हर चीज मिलेगी।
जो तुम चाहो मुझसे इस्तेमाल कर सकती हो और जितना चाहे उसे ले सकती हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ चांदी के सिक्के इस घर में रखे हैं, वो तुम ले लेना अगर तुम्हारा काम उनसे बन जाए तो। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो सोने के लहंगे के घर में भी जा सकती हो। दोनों सोने और चांदी के लहंगों की बात सुनकर नेहा को अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो चांदी के लहंगे के घर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर नदी बहुत खुश होती है। फिर नदी नेहा को रोककर कहती है, तुम तो बहुत सीधी लड़की हो और समझदार भी। तुमने चांदी का घर पसंद किया जबकि लोग सोने का घर पसंद करते हैं। मैं तुम्हारी इस समझदारी से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें सोने का घर गिफ्ट में देती हूँ। ये जादुई सोने के लहंगे का घर तुम अपने साथ ले जाओ और इससे जो भी चाहिए वो तुम इससे आंख बंद करके मांग लेना। ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा और याद रहे कभी भी इसका गलत उपयोग मत करना। नदी की ये बात सुनकर नेहा बहुत खुश होती है और नेहा नदी को कहती है, नदी जी, आपने मुझे सोने के लहंगे का घर देकर बहुत बड़ी कृपा करी है। अब मैं सबसे पहले अपनी माँ की तबीयत ठीक करूंगी, उसके बाद मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाऊंगी जिसमें मैं अपनी माँ को अच्छे से रख सकूंगी और उनकी देखभाल भी कर सकूंगी। मेरी माँ ने हम दोनों बहनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरी छोटी बहन बीच में हमें धोखा देकर चली गई। उसने हमारा साथ कभी नहीं दिया और न ही वो माँ को देखने आई। अब मैं अपने घर में उसको कभी भी नहीं आने दूंगी। नेहा नदी का धन्यवाद करती है और अपना जादुई सोने के लहंगे का घर अपने साथ ले जाती है और जहाँ पर भी उसको सही जगह दिखती है वो अपना घर वहाँ पर सेट कर देती है। उसके बाद वो जादुई सोने के लहंगे के घर में खड़े होकर कहती है, हे जादुई सोने के लहंगे के घर, मेरी माँ को पहले की तरह तंदुरुस्त और फुर्तीली करके भेज दो। इतना कहते ही जादुई सोने के लहंगे के घर से ढेर सारा पैसा निकलता है और नेहा को वो सारा पैसा मिल जाता है। और तभी घर में से आवाज आती है, ये सारा पैसा तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम जाओ और अपनी माँ को अस्पताल से ले आओ, क्योंकि तुम्हारी माँ की तबीयत तो मैंने ठीक कर दी, लेकिन अस्पताल से लाना तुम्हारा काम है और तुम उनकी देखरेख करने के लिए ढेर सारी चीजें भी लेती आना, जैसे फल फ्रूट आदि। नेहा पैसे लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और अपनी माँ को अपने साथ ले आती है। अपनी माँ को अपने साथ आता देखकर नेहा को बहुत खुशी होती है। नेहा रास्ते में लगी मार्केट से बहुत सारे फल फ्रूट खरीद लेती है और अपनी माँ को अपने जादुई सोने के लहंगे के घर में लेकर आती है और ये सब देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। तभी नेहा अपनी माँ को तसल्ली से बिठाकर सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर नेहा की माँ बहुत खुश होती है और नदी का धन्यवाद करती है। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें समझाया था ना कि मुसीबत में भगवान ही हमारा साथ देगा, क्योंकि कभी भी हमने किसी का गलत नहीं किया और भगवान उसी का साथ देता है जो हमेशा किसी के लिए अच्छा करता है। और आज देख, हमें भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। और रही बात एक बहन की, तो अब उसको इस घर में लाने की कोई जरूरत नहीं। जो लड़की अपनी माँ को भूल सकती है, वो लड़की इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है। इसलिए ऐसी खुदगर्ज लड़की को मैं अपनी बेटी नहीं मान सकती। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सुधा जैसी ही जानती है कि उसकी माँ और बहन एक बहुत अच्छे से घर में रह रहे हैं, वो वापस आती है, लेकिन उसकी माँ और बहन उसे घर में घुसने नहीं देती। उसके बाद उसको एहसास होता है कि उसने सच में बहुत गलत किया, लेकिन उस एहसास का अब कोई वजूद नहीं रह गया था और नेहा की माँ अब अपनी जिंदगी चैन से जीने लगती हैं और उनके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और वो बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और उनके घर में आने जाने लगते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई नई मजेदार कहानियाँ लाती रहूंगी। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।